हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं रोशन सिंह आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने खूबसूरत चैनल रोशन स्टडी पर। हम पढ़ रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स, इसको सिंपल मैथमेटिक्स भी कहते हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटायर फिजिक्स में। तो हम बेसिक मैथमेटिक्स को डिटेल में पढ़ रहे हैं। कल हमने डिफ्रेंशिएशन पढ़ा, आज हम इंटीग्रेशन पढ़ने वाले हैं। इंटीग्रेशन का भी इम्पोर्टेंट रोल होता है फिजिक्स में। फिजिक्स के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त इंटीग्रेशन इक्वेशन आ जाता है, तो उसको सॉल्व करना पड़ता है इंटीग्रेशन के माध्यम से। तो इंटीग्रेशन सीखेंगे, क्या होता है इंटीग्रेशन, किसे कहते हैं इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन का कुछ बेसिक फार्मूले को नोट करेंगे। फार्मूले के जरूर नोट करके याद कीजिएगा, और फार्मूले पर बेस्ड क्वेश्चंस भी कुछ कराएंगे, उन सब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि इन सब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस ही आपको आगे फिजिक्स में आने वाले इक्वेशन को जब इंटीग्रेट करना होगा तो उसमें काम आएगा। तो आप हर क्वेश्चंस को पॉज करके नोट एक्सप्लेन उसको अच्छा से सॉल्व कीजिएगा, और उसके बाद वीडियो को प्ले करके देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज इंटीग्रेशन। तो अगर इंटीग्रेशन के बारे में आपको अगर कुछ भी नहीं पता है तो इस वीडियो को देखिए। इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद इंटीग्रेशन आपको अच्छा से क्लियर हो जाएगा। मैं इस पूरे वीडियो में पूरे इंटीग्रेशन को ख़त्म कर दूंगा। तो इंटीग्रेशन को देखने समझने से पहले मैं लॉग का छोटा सा कंसेप्ट आपको दे देता हूँ। लॉग में कुछ एक दो कॉन्सेप्ट है जिसको मैं पहले दे देता हूँ, उसके बाद इंटीग्रेशन पर हम लोग आएंगे। लॉग में पहले हमने बताया था डिफ्रेंशिएशन में e टू दी पावर x का डिफ्रेंशिएशन e टू दी पावर x ही होता है। तो आखिर e टू दी पावर x जो है उसमें e क्या है, e का वैल्यू क्या होगा, वो पहले हम देखेंगे। e का वैल्यू क्या होता है, किसी को पता है तो गेस कीजिए। e का वैल्यू क्या होता है। e का वैल्यू होता है 2.718 3। तो e का वैल्यू होता है इस तरह से 2.7183 ई का वैल्यू होता है। अगर मैं बोलूँ आपको कि अगर मान लो दे दिया जाए y इक्वल टू ई टू दी पावर x, देन अगर y इक्वल टू ई टू दी पावर x है, अगर y इक्वल टू ई टू दी पावर x है, तब x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा log बेस e टू दी पावर y, इस तरह से। यानी कि अगर y इक्वल टू ई टू दी पावर x है तब x इक्वल टू लिखेंगे log y बेस e, और इसी को हम लिखते हैं क्या, log y बेस e को ही क्या लिखते हैं, ln y। अगर यहाँ x रहता तो ln x लिखते हैं, अगर यहाँ a रहता तो ln a लिखते हैं, अगर यहाँ b रहता तो ln b लिखते हैं। मतलब इस तरह से log बेस e जिसमें रहेगा उसको ln लिखेंगे, और बाकी उसके साथ जो रहेगा उसको इसी तरह से लिख देंगे, ठीक है। तो अगर log x y इक्वल टू ई टू द पावर x है तब x इक्वल टू log y बेस e होता है। उसी तरह से अगर मान ले दे दिया जाए आपको 10 टू द पावर x इक्वल टू y, ऐसा दे दिया जाए, तब क्या होगा, x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाता है log y बेस 10, इस तरह से। यानी कि log बेस 10 y हो जाएगा आपका, इस तरह से हो जाता है। अगर x टू दी पावर, अगर किसी कांस्टेंट का पावर x दिया है इक्वल टू y, यानी कि y इक्वल टू किसी कांस्टेंट का पावर x दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू log बेस 10 y हो जाएगा। उसी तरह से मान लिया 2 टू दी पावर x दे दिया है इक्वल टू y, देन x इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इक्वल टू उसी तरह से हो जाएगा log 2 है तो 2 हो जाएगा x इक्वल टू, और y इस तरह से। कहने का मतलब अगर किसी का पावर x दे दिया और x का वैल्यू पूछेगा, पावर वाला वैल्यू पूछेगा, तो हो जाएगा log बेस 10, ये वाला चला जाएगा इसके बेस में, बेस 10 y। इतना समझ में आ रहा है। अब इसका जो वैल्यू होता है log बेस 10 y का जो वैल्यू होता है वो लगभग 0.4343 के बराबर होता है। 4343
ln y इसको लिखा जा सकता है। तो अगर log 10 log बेस 10 y दिया हुआ है तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। 0 पॉइंट इसका वैल्यू होता है 0.03 ln y को क्या लिखते हैं, तो ln y को इस तरह से लिख सकते हैं ना, 0.04343 log बेस e, इस तरह से। इसी को तो लिखते हैं इसको y, यही तो होता है। log बेस e जहाँ पर है उसी को तो ln लिखते हैं, ln इसी को तो लिखते हैं। log बेस e है तो इसको ln लिखा जाता है। तो log बेस 10 y का वैल्यू होता है 0.4343 ln y, इस या फिर इसको 0.4343 log y बेस e, इस तरह से लिखा जा सकता है इसको, ठीक है। तो इस तरह से पहला तो ये हो गया कि अगर y इक्वल टू e टू द पावर x दिया हुआ है तो x इक्वल टू log y बेस e हो जाता है, इसको ln y भी लिखा जा सकता है। log e को हम ln लिखते हैं हमेशा, log e को हमेशा ln लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है। 10 टू द पावर x दिया हुआ है, y इक्वल टू 10 टू द पावर x दिया हुआ है, तो x इक्वल टू अगर पूछे तो क्या होगा, log y बेस 10, log y बेस 10। उसी तरह से 2 टू द पावर x दिया हुआ है तो x इक्वल टू क्या होगा, log y बेस 2, जो दिया हुआ है उसको वो बेस में चला जाएगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा। अगर log y बेस 10 अगर है तो इसका वैल्यू होता है ln y में 0.4343 ln y, 0.4343 ln y होता है। अगर ln y में पूछे तब log y बेस 10 है तो log y बेस e के फॉर्म में पूछे तो उसका वैल्यू होता है 0.4343 log y बेस e, ये होता है। इस तरह से कर सकते हैं। अब देखिए अगर दे दिया है आपको log a इंटू बी, इस तरह से अगर लिखा हुआ है log a इंटू बी, इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो इसको लिखा जा सकता है log a प्लस log b, इस तरह से। मतलब log a इंटू बी अगर दिया हुआ है तो log a प्लस log b लिख सकते हैं। अगर आपको दे दिया गया है log a बाई बी दिया गया है तो इसको लिखा जा सकता है log a माइनस log b, ठीक है। तो अगर log a इंटू बी दिया गया है तो log a प्लस log b लिखा जा सकता है, या फिर log a प्लस log b लिखा हुआ है तो इसको log a b लिख सकते हैं। अगर log a बाई b लिखा हुआ है तो इसको log a माइनस log b लिख सकते हैं, या फिर अगर log a माइनस log b कहीं लिखा हुआ है तो उसको इक्वल टू हम log a बाई b लिख सकते हैं। ये रूल होता है, ये सब रूल log का रूल है, छोटा सा याद कर लीजिए बस। एक रूल ये हो गया, e का वैल्यू याद रखिएगा, e का जो वैल्यू है याद रखिएगा। दूसरा रूल ये हो गया कि कोई कांस्टेंट का पावर x रहे और उस पावर इक्वल टू पूछे तो log ये जो है बेस में चला जाता है, log y बेस 10 हो जाएगा। इस तरह से जैसे एक इसका कांस्टेंट उसी तरह सेम टू सेम ये दोनों है। y 2 टू द पावर x दिया है तो x इक्वल टू y दिया है तो x इक्वल टू पूछा है तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 log y बेस 2 चला जाएगा। अगर 3 टू द पावर x रहे या b टू द पावर a रहे, b टू ऐसे रहेगा कि मान लो b टू द पावर a इक्वल टू x, ऐसा अगर रहे तो इसको कैसे लिखा जा सकता है, इसको क्या करेंगे, log, ये पावर क्या होता है देखिए यहाँ पर पावर इक्वल टू क्या पूछेगा, ऐसे दिया जा सकता है b टू दी पावर a इक्वल टू x दे दिया गया है ऐसे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a इक्वल टू अगर पूछे तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा, log x बेस b चला जाएगा। ये चला जाएगा बेस में, ये इसके बेस में चल जाएगा और ये यहाँ पहुँच जाएगा। तो अगर x इक्वल टू बी टू द पावर a दिया हुआ है तो a इक्वल टू पूछे अगर, तो a इक्वल टू यानी पावर इसका a है तो a इक्वल टू पूछा है तो क्या होगा, log x बेस b चला जाएगा। तो यही एक रूल हो गया। तो इसको यहाँ पर ऐसे भी याद रखिए, या फिर इसको ऐसे यहाँ पर भी रख सकते हैं, b टू द पावर a बराबर x अगर है तो इसको a बार पूछेगा तो क्या होगा, log
बी एक्स, इस तरह से। तो इसको भी याद रख सकते हैं, या फिर कांस्टेंट के पावर देकर याद रखिए तो वो भी ठीक है। इसको मैंने समझाया है, इसी कॉन्सेप्ट को मैंने समझाया है इस पर यहाँ पर देकर। उसके बाद दूसरा कॉन्सेप्ट ये देखिए, log 10, इसको log 10 हम सीधे कह सकते हैं। तो log 10 का वैल्यू होता है ln के फॉर्म में 0.4343 ln y होता है। ln y को क्या लिख सकते हैं, log e लिखते हैं, log e लिखते हैं। तो इस तरह से 0.4343 log e होता है। अगर log a इंटू बी कहीं दिया हुआ है तो उसको लिख सकते हैं log a प्लस log b, या फिर log a प्लस log b कहीं दिया हुआ है तो उसको लिख सकते हैं log a इंटू बी। दूसरा इक्वेशन है यहाँ पर log a बाई बी दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं log a माइनस log b, या फिर अगर कहीं दिया हुआ है log a माइनस log b तो इसको हम log a बाई बी लिख सकते हैं। ठीक है, एक और होता है। तो दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, ये आपका तीसरा हो गया, ये आपका चौथा हो गया, ये आपका हो गया पांचवा। उसके बाद मैं एक और करता हूँ छठा। छठा में होता है अगर कि अगर ऐसे दे दिया जाए log a का पावर n, ऐसे अगर दे दिया जाए log a का पावर n दिया हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं n इंटू log a, ऐसे लिखा जा सकता है। तो ये रूल हो गया log का, इतना रूल हो गया। पहला रूल क्या है log का, y इक्वल टू ई टू द पावर x दिया हुआ है तो x इक्वल टू हो जाएगा log y बेस e, इसको ln y भी लिख सकते हैं। दूसरा इक्वेशन कि अगर किसी का पावर x दिया हुआ है, y इक्वल टू किसी का पावर x दिया हुआ है तो x इक्वल टू अगर पूछे तो क्या हो जाएगा log y बेस 10, ये ऊपर ये वाला बेस में चला जाएगा। जैसे a का पावर b इक्वल टू x दिया हुआ है और a इक्वल टू पूछेगा तो log x बेस e, ये जो x है वो चला जाएगा इधर और ये जो b है वो इसमें बेस में चला जाएगा, तो log के बेस में b चला जाता है। तो यहाँ वाला log के बेस में जाएगा और यहाँ वाला यहाँ चला जाएगा, इनटू में चला जाएगा log से। तो क्या हो जाएगा a इक्वल टू पावर इक्वल टू पूछे तो a इक्वल टू log x बेस b होता है। इसका जैसे इसका है 2 टू द पावर x इक्वल टू y है तो x इक्वल टू पूछेगा तो log y बेस 2 चला जाएगा। तीसरा ये है कि log बेस 10y है अगर तो इसका वैल्यू होता है ln y के फॉर्म में 0.4343 ln y। ln y को लिख सकते हैं log e, log बेस e लिख सकते हैं इसको, तो 0.4343 log बेस e, log y बेस e कर सकते हैं इसको। अगर log a इंटू बी दिया हुआ है कहीं पर, अगर log a इंटू बी कहीं पर दिया हुआ है तो log a प्लस log b लिख सकते हैं। अगर log a बाई बी दिया हुआ है कहीं तो log a माइनस log b भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा दिया हुआ है कहीं log a माइनस log b तो उसको log a बाई बी लिख सकते हैं। फिर ये देखिए log a टू द पावर n दिया हुआ है कहीं तो उसको लिख सकते हैं n log a, इसको लिखा जा सकता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, इतना हो गया। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन को समझते हैं क्या होता है। पहले इंटीग्रेशन के बारे में कुछ अगर जानते हैं तो गेस कीजिए, नहीं तो देखिए इंटीग्रेशन क्या होता है। जैसे यहाँ पर एक ग्राफ पहले ले लेता हूँ मैं, ऐसा है ग्राफ। ठीक है, ये एंगल थीटा है। ओके, तो अगर मैं बोलूं आपको कि इसका एरिया निकालिए तो इसका एरिया कैसे निकाल लीजिएगा आप, यहाँ से सीधे परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिएगा, ये 90 हो गया, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, इसका एरिया आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर अगर मैं इसी ग्राफ में ऐसे दे दूं, इसका एरिया बोलूं निकालने के लिए, इस ग्राफ का एरिया तो क्या होगा, यहाँ से आप परपेंडिकुलर इस तरह से डालिएगा और इसका जो ये सब एरिया है वो इजीली निकाल लीजिएगा, एक रेक्टेंगल के फॉर्म में आ जाएगा तो इसका एरिया इजीली निकाल लीजिएगा। लेकिन एक और कंडीशन देख लेते हैं जब,
इस ग्राफ का एरिया निकालने बोलूँ तो कैसे निकालिएगा आप? इसको निकालने का क्या कोई मैथमेटिकल ट्रिक है, मैथमेटिकल फार्मूला है या कोई ट्रिक है क्या? इसका एरिया अगर मैं बोलूँ आपको निकालने के लिए तो कैसे निकालिएगा इसका एरिया? नहीं निकल पाएगा, इसका कोई भी मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है निकालने का इसका। तो इसको क्या ऐसे निकालते हैं, तो इसका पहले एक छोटा सा स्ट्रिप ले लेते हैं, एक पतली सी स्ट्रिप इसका ले लेते हैं, पतली सी स्ट्रिप इस तरह से। ये जो है ये पतली सी स्ट्रिप जिसका जो ये स्ट्रिप का जो ब्रेथ है, इस स्ट्रिप का जो ब्रेथ है वो dx है। छोटा सा ब्रेथ है, बहुत ही कम ब्रेथ है, बहुत ही कम लिए हैं, बहुत कम एकदम पॉइंट लिए हैं, पॉइंट जैसा। तो इसका जो थिकनेस होगा उसको dx मानेंगे क्योंकि ये बहुत ही छोटा डिस्टेंस है, ये जो ब्रेथ इसका है बहुत ही छोटा है। और इसका कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट्स कहीं यहाँ पर होगा, यहाँ पर कहीं होगा। तो इसका कोऑर्डिनेट्स को हम मानते हैं y1, इसका कोऑर्डिनेट्स को y1 मानते हैं। तो ये क्या हो जाएगा y1, तो इसका लेंथ हो जाएगा y1, ये लेंथ हो गया इसका लेंथ हो गया y1 और ये ब्रेथ हो गया dx। तो मैं पूछूंगा कि इसका इस स्ट्रिप का एरिया निकालिए, तो कैसे निकालेंगे एरिया आप? स्ट्रिप का एरिया निकालिए इस स्ट्रिप का, ये जो स्ट्रिप पतला सा बन चुका है, क्या निकालेंगे? ये हो गया dx और ये हो गया y1। तो एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ क्या हो गया y1 और ब्रेथ हो गया dx। तो एरिया क्या हो जाएगा इसका y1 dx। उसी तरह से और स्ट्रिप काटिए, इसका dx, इसका y2 मान लेते हैं। उसी तरह से इस पूरे को पतले पतले स्ट्रिप में काटेंगे, dx हो जाएगा हर बार। तो इसका डिस्टेंस, इसका जो लेंथ ब्रेथ होगा वो तो dx ही होगा हमेशा, क्योंकि बहुत छोटा स्ट्रिप ले रहे हैं। और लेंथ क्या होगा? घटते बढ़ते रहेगा। तो इसका जो कोऑर्डिनेट्स, लेंथ का जो y एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट्स होगा वही इसका लेंथ हो जाएगा। तो इसको y2 माने, इसको y3 माने, इसको y4 मानेंगे, इस तरह से। तो उन सब का एरिया निकालेंगे तो क्या होगा y1 y2 dx, दूसरे का एरिया, दूसरे स्ट्रिप का, फिर तीसरे स्ट्रिप का y3 dx, फिर चौथे स्ट्रिप का y4 dx, इस तरह से। तो मैं बोलूँगा इस पूरे का एरिया क्या होगा? यहाँ से शुरू मैं करता हूँ, यहाँ से स्ट्रिप काटना, स्ट्रिप काटते 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 मैं यहाँ तक गया, और यहाँ से लेकर यहाँ तक जाते, यहाँ तक पूरे पॉइंट का मैंने स्ट्रिप काट करके एरिया निकाल लिया। अब उन सब को जोड़ना है, ये तो बहुत सारा वैल्यू है, इनफाइनाइट वैल्यू आएगा। इसको जब हम स्ट्रिप काटेंगे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप कटेगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्ट्रिप, क्योंकि इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, बहुत सारा पॉइंट से मिलकर बना, लगभग इनफाइनाइट ही है ना, बहुत सारा पॉइंट। अब बस एक पॉइंट इतना स्ट्रिप में काट रहा हूँ, तो उतना स्ट्रिप काटते काटते बहुत सारा हो जाएगा, बहुत सारा स्ट्रिप कट जाएगा। तो इन सब का जो सम हो जाएगा वो एरिया कहलाएगा, वो इसका एरिया कहलाएगा। तो कैसे निकालते हैं टोटल एरिया इसका? टोटल एरिया इसका कैसे निकालते हैं? तो क्या करते हैं, समेशन करते हैं सबका। समेशन का साइन ऐसे देते हैं, समेशन का मतलब इन सब को जोड़ते हैं, सम करते हैं। तो इसका समेशन का क्या हो जाएगा y1 dx, y2 dx, y2 dx, इस तरह से yn dx तक समेशन करते हैं, yn dx तक इसका समेशन करते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको इस तरह से लिखा जा सकता है ना, प्लस प्लस करके लिखते हैं, प्लस प्लस करके कहाँ तक लिख सकते हैं इसको? y1 dx, y2 dx, y3 dx, y4 dx, इस तरह से जितना भी कटा है, जितना भी स्ट्रिप कटा है उन सब को सम करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं yn dx तक, yn dx तक। लेकिन इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम और आ रही है। वो छोटी सी प्रॉब्लम क्या है कि देखिए यहाँ पर अगर हम स्ट्रिप काटते हैं, यहाँ पर देखिए ये पतला सा स्ट्रिप कट गया, ठीक है। स्ट्रिप काटे, इसका जो ब्रेथ है वो dx है, वो तो ठीक है, ब्रेथ है। लेकिन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस पॉइंट पर देखिए, इस पॉइंट पर इसको मैंने सीधा रेक्टेंगल मान लिया था,
रेक्टेंगल मान लिया था तो इतना ही एरिया ना इसका आ रहा था, इसमें इतना ही एरिया आ रहा था। लेकिन ये जो एरिया है इसका, ये जो पॉइंट जैसा एरिया है, ये जो पॉइंट जैसा एरिया इसका है वो बचा रह गया, वो ऐड ही नहीं हुआ इसमें। तो कंप्लीट इसका एरिया नहीं निकाला जा सकता है, कंप्लीट इसका एरिया ऐसे भी नहीं निकलेगा। अगर हम ऐसे करते हैं तो इसका कंप्लीट एरिया ऐसे भी नहीं निकलेगा। ये ऐसे अगर ग्राफ गया हुआ है, एक ऐसे है एक ऐसे है, यहीं तक तो मेजर होगा, यहीं तक तो मेजर होगा। ये बचा रह जाएगा, ये बचा रह जाएगा, तो इसको भी तो हमें लेना है। तो इसको लेने के लिए इस समेसन के जगह पर इस सिंबल का यूज़ करते हैं। इसका मतलब हो गया कंप्लीट कर्व का सम। इस चीज़ का मतलब हुआ, इस सिंबल का मतलब हुआ कंप्लीट कर्व का सम। जो भी कर्व दिया गया है उस कंप्लीट कर्व का सम होगा। क्या होगा, इसको आप लिख सकते हैं वाई एन डी एक्स। वाई एन डी एक्स का मतलब जितना भी नंबर ऑफ स्ट्रिप मैंने काटा उतना नंबर ऑफ वाई कोऑर्डिनेट्स होगा, वाई का उतना कोऑर्डिनेट्स होगा। तो वही कोऑर्डिनेट्स का है वाई का, वाई एन डी एक्स। इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। जैसे डिफरेंशिएशन का मतलब होता है स्लोप, उसी तरह से इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। इंटीग्रेशन का मतलब जैसे इस ग्राफ का एरिया ही तो निकाल रहे हैं हम, इसको इस ग्राफ का एरिया ही तो निकाल रहे हैं। इस ग्राफ का एरिया निकालना कैसे किया हम, इस x इक्वल टू जीरो से लेकर x तक मैंने क्या किया, छोटा छोटा बहुत सारा नंबर ऑफ स्ट्रिप काटा और उन सब स्ट्रिप के एरिया निकाला, एक एक स्ट्रिप का एरिया निकाला और सब स्ट्रिप के एरिया को जोड़ दिया। वही तो किया हमने, समेसन किया। कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से n इक्वल टू 1 से लेकर n इक्वल टू n तक मैंने समेसन किया। इसी समेसन को ये जो छूट गया था उसको वापस लेने के लिए, इसको कंप्लीट लेने के लिए क्या किए हम लोग, इस समेसन के जगह पर इस सिंबल का यूज़ करते हैं। यहाँ पर क्या लिए, n इक्वल टू 0, यहाँ से x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू x2 तक, x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू x2 तक मैंने इसको क्या किया, इंटीग्रेट किया। तो ये लिमिट हो जाता है, ये जो नीचे दिया गया है इसको लिमिट कहते हैं। लिमिट का मतलब है कि यहाँ से हमको यहीं तक इंटीग्रेट करना है। जिसमें ये लिमिट दिया हुआ नहीं रहता है, जिसमें ये लिमिट नहीं दिया हुआ रहता है उसको कहते हैं इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। उसको इनडिफिनिट इंटीग्रेशन कहा जाता है। जिसमें लिमिट दिया हुआ था, मतलब यहाँ से यहीं तक हमें इंटीग्रेट करना है, मतलब x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू x ही तक हमें इंटीग्रेट करना है। अगर आपको बोल दिया जाए कि आप यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटीग्रेट करो, यहाँ पर अगर x इक्वल टू दे दिया है x1 x2 और यहाँ पर x इक्वल टू दे दिया है x3, आपको बोला गया कि x इक्वल टू x2 से x इक्वल टू x3 तक ही इंटीग्रेट करना है। तो कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसी तरह से सब स्ट्रिप के काट के सम करेंगे, एरिया का सम करेंगे। उसके बाद x इक्वल टू x2 के से लेकर x इक्वल टू x3 तक हम लोग कर देंगे। तो इस तरह से समेसन ऑफ सब स्ट्रिप के एरिया का सम हो जाएगा, निकल जाएगा इजीली। तो सम एरिया का सम निकालने के लिए हम स्ट्रिप इस तरह से इंटीग्रेट करें। तो इंटीग्रेशन का मतलब क्या हुआ, एरिया। जैसे डिफ्रेंशिएशन का मतलब हुआ था स्लोप, उसी तरह से इंटीग्रेशन का मतलब होता है एरिया। इसको नोट कीजिए। उसके बाद फार्मूला, इसका बहुत सारा छोटा बेसिक फार्मूलेज हैं, वो बेसिक फार्मूला आपको याद करना होगा। इसका कोई और दूसरा मेथड नहीं है सॉल्व करने का। जब तक आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा तो आप चाहिएगा कि फार्मूला को हम समझ लें, उसका डेरिवेशन को समझ लें, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। डेरिवेशन को आप अच्छा से समझ भी नहीं पाइएगा। उस फार्मूला को याद करना ही अच्छा रहता है। इसको मैथ में भी, यहाँ तक कि मैथ में भी उस फार्मूला को याद ही किया जाता है। मैथ वाले बच्चे भी उन सब फार्मूला को याद ही करते हैं, तो आपको भी याद करना होगा, क्योंकि उन सब फार्मूला का डायरेक्ट यूज होगा क्वेश्चन बनाने के समय। क्वेश्चन जब भी बनाइएगा आप, जेईई मेंस का, जेईई एडवांस का या नीट का भी क्वेश्चन बनाइएगा, या फिर अपने बोर्ड 12th 11th बोर्ड का भी क्वेश्चन बनाएगा ना, तो उसमें भी इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का यूज होता है। तो आप इस फार्मूला को याद ही रखिएगा तो अच्छा रहेगा, जो मैं अभी करवाऊँगा। तो इसको नोट कीजिए, उसके बाद मैं फार्मूला करवाऊँगा। हो गया, नोट कर लिए, ओके।
चलिए कुछ फार्मूला नोट कीजिए, फार्मूला याद कीजिएगा ज़रूर। जैसे अगर दे दिया है एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन कीजिए, तो एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन होगा एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। ऐसे अगर एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन पूछे, एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन पूछे तो एक्स टू दी पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होगा? एक्स टू दी पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन, जहाँ पर एन जो है नॉट इक्वल टू माइनस वन होगा। एन इक्वल टू माइनस वन कभी नहीं हो सकता है, एन इक्वल टू माइनस वन कभी नहीं हो सकता। कहीं क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि एक्स इक्वल टू एन इक्वल टू अगर माइनस वन रखते हैं, माइनस वन प्लस वन बाई माइनस वन प्लस वन, तो यहाँ पर देखिए माइनस वन प्लस वन बाई माइनस वन प्लस वन होगा, एन माइनस वन है तो क्या हो जाएगा? एक्स टू दी पावर ज़ीरो बटा ज़ीरो। और किसी में जीरो से डिवाइड देते हैं तो क्या होता है? वो इनफाइनाइट वैल्यू आता है, नॉट डिफाइंड हो सकता है वो मैथ्स में। तो एक एक्स टू दी पावर ज़ीरो बाई ज़ीरो आ गया, मतलब वन बाई ज़ीरो आ गया, तो ये तो इनफाइनाइट वैल्यू आ गया, ये नॉट डिफाइंड है, तो ये डिफाइंड नहीं किया जा सकता। इसलिए एक्स टू दी पावर एन इक्वल टू माइनस वन कभी नहीं होगा। ठीक है, एन इक्वल टू माइनस वन कभी नहीं होगा। जैसे कुछ इस पर क्वेश्चन कीजिए, जैसे दे दिया जाए आपको, इंटीग्रेट कीजिए एक्स टू दी पावर 5 dx। इस तरह से हमेशा आपको dx हमेशा लिखना होगा, जिसको इंटीग्रेट करना है उसके साथ dx हमेशा दिया हुआ रहेगा। क्यों? क्योंकि हम बता चुके थे कि एरिया क्या होता है, y1 dx, तो ये लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया था ना, तो y1 dx था, तो उसी तरह से इसमें भी हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 dx। y इक्वल टू दे दिया है एक्स टू द पावर 5 dx। अगर दे दिया जाए इस तरह से y इक्वल टू एक्स टू द पावर 5, तो इसको लिख सकते हैं, इंटीग्रेट करना है अगर इसको, तो इसको लिख सकते हैं एक्स टू द पावर 5 dx, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, एक्स टू द पावर 5 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? सिंपल, एक्स का पावर 5 में एक जोड़ेंगे और नीचे 5 प्लस 1 कर देंगे, कितना हो? एक्स टू द पावर 6 प्लस बाई 6। अगर पूछे आपसे एक्स टू द पावर -3 का इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या हो जाएगा? कीजिए, एक्स टू द पावर -3 प्लस 1 बाई -3 प्लस 1, यानी कि एक्स टू द पावर -2 बाई -2, ऐसे लिख सकते हैं। ये इंटीग्रेशन हो गया। और निकालिए इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर √x dx, इसका इंटीग्रेशन निकालिए। इसका इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा? सिंपल है ये भी, एक्स टू द पावर, इसको लिख सकते हैं कि एक्स टू पावर 1/2 dx, इसको एक्स टू द पावर 1/2 dx लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक्स टू पावर 1/2 प्लस 1 बाई 1/2 प्लस 1, कितना हो जाएगा? एक्स इक्वल टू 2 प्लस 3/2 बाई 3/2 प्लस 1, इस तरह से लिख सकते हैं 2/3 एक्स टू द पावर 2/3 इंटू 3/2 एक्स टू पावर 3/2, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन हो गया इस तरह से। जैसे कि √x का इंटीग्रेशन कीजिए, √x का इंटीग्रेशन कीजिए तो क्या होगा? √x का लिख सकते हैं एक्स टू द पावर हाफ, लिख सकते हैं हाफ, एक्स टू द पावर हाफ dx लिख सकते हैं। अब एक्स टू द पावर n का डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। एक्स टू द पावर n प्लस 1 मतलब हाफ प्लस 1 कितना हो जाएगा? 3/2 होगा ना, एक और आधा 1.5 हो जाएगा, मतलब 3/2 हो जाएगा, बाई 3/2 नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 एक्स टू द पावर 3/2, इस तरह से इसको लिखा जा सकता है। तो ये √x का इंटीग्रेशन ये होता है, इसको याद रख सकते हैं तो याद रखिए, नहीं तो √x का इंटीग्रेशन निकालने आ जाएगा तो आपको इतना प्रोसेस करना होगा। नहीं तो आप सिंपल इसको रख सकते हैं कि आधा प्लस 1 3/2 हो जाएगा और नीचे 3/2 होगा, 2 ऊपर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, 2/3 इंटू एक्स के पावर 3/2, इस तरह से लिखा जा सकता है। नोट कीजिए जरा। अब देखिए, अगर आपको दे दिया जाए कि dx को इंटीग्रेट कीजिए, तो कैसे इसको इंटीग्रेट कीजिएगा आप? ये सब कहलाता है इंडिफिनिट इंटीग्रेशन।
इसको लिख लीजिए इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। ये सब इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहलाता है, जिसमें लिमिट फिक्स ना हो उसको इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कहते हैं। अब बोला dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर 0 dx, x टू द पावर 0 उसका वैल्यू 1 हो जाएगा, और 1 इंटू डी एक्स हो जाएगा, तो 1 इंटू डी एक्स करेंगे तो डी एक्स ही रह जाएगा, तो यही रह जाएगा कि नहीं। तो इसी को हम लिख देते हैं x टू द पावर 0 इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, x टू द पावर 0 प्लस 1 बाई 0 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा x टू द पावर 0, ये कहलाएगा x ही हो जाएगा। 0 प्लस 1 मतलब पावर 1 रह जाएगा, 0 प्लस 1 मतलब बटा में 1 रह जाएगा। तो जिसका बटा में 1 रहता है वो छिपा हुआ रहता है, हिडन रहता है, नहीं देख सकते हैं उसको, तो इसको x ही रख सकते हैं। तो सिंपली इसको याद रख सकते हैं कि dx का इंटीग्रेशन x होता है। कहीं पर dx रहा दिया हुआ है इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रल कहते हैं, इंटीग्रल dx कहीं दिया हुआ है तो इसको x लिख सकते हैं डायरेक्ट हम। कहीं पर अगर इंटीग्रल dx दिया हुआ है, इंटीग्रल dx दिया हुआ है तो उसको हम डायरेक्ट x लिख सकते हैं। बस इस पर मैंने बहुत सारा क्वेश्चंस बताया है आपको, इसको आप याद रख सकते हैं इस तरह से। और देखिए एक दो, इंटीग्रल 1/x dx, तो इसका इंटीग्रेशन, ये फार्मूला है, इसको याद रखिएगा, इसको सेकंड फार्मूला भी नोट कर सकते हैं इसको। ये पहला फार्मूला हो गया, दूसरा फार्मूला में इसको नोट कर सकते हैं। अगर दे दिया आपको 1/x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसको तो इंटीग्रेट नहीं किया जा सकता है क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, n इक्वल टू -1 हो जाएगा कि नहीं। 1/x को क्या लिख सकते हैं, x टू द पावर -1 लिखा जा सकता है, x टू द पावर -1 प्लस 1 बाई -1 प्लस 1, तो इनफाइनाइट वैल्यू आएगा। तो अगर ऐसा इंटीग्रेट दिया हो रहा है तो इसका इंटीग्रेशन एक फार्मूला है, इसको याद कर लीजिए। इसका इंटीग्रेशन होता है log बेस e mod x और प्लस सी हमेशा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लिखते हैं, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में हमेशा प्लस सी लिखते हैं। यहाँ पर भी प्लस सी देंगे हम लोग, प्लस सी, जिसमें n इक्वल टू -1 नहीं होगा, ठीक है। अगर n इक्वल टू -1 दे दिया है तो उसका फॉर्मूला ये अलग सा फॉर्मूला हो जाएगा, log mod x बेस e हो जाएगा, और प्लस सी हमेशा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में लिखते हैं क्योंकि प्लस सी का मतलब कोई कांस्टेंट वैल्यू हो गया, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू प्लस सी, कोई किसी भी कांस्टेंट वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में सी हमेशा रहता ही रहता है, क्योंकि डिफिनिट है ही नहीं कि कहाँ तक हमें इंटीग्रेट करना है, तो उसमें सी कांस्टेंट वैल्यू को देते हैं हम लोग। तो 1/x dx का इंटीग्रेशन log mod x बेस ई हो जाता है प्लस सी, इस तरह से। अगर दिया आपको साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये तीसरा फॉर्मूला हो गया। साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, ठीक है। उसी तरह से सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan एक्स, प्लस सी हमेशा देंगे, प्लस सी इसमें भी देंगे, प्लस सी इसमें भी देंगे हमेशा। तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan एक्स होता है, ये जस्ट डिफ्रेंसिएशन का उल्टा होता है। जैसे डिफ्रेंसिएशन में tan एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है ना सेक स्क्वायर एक्स, तो उसी तरह से सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन tan एक्स होता है, जस्ट उसका उल्टा हो जाता है। नोट कीजिए, इसमें हमेशा ऐसे लिखा हुआ रहेगा साइन एक्स डी एक्स, इसमें हमेशा ऐसे लिखा हुआ रहेगा साइन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स,
ऐसे। तो इस तरह से इसको नोट कीजिए। साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, यहाँ पर कॉस एक्स डी एक्स लिख दीजिए। कॉस एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है। नोट कीजिए इसको, हो गया। और क्या ले सकते हैं, ई टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन होता है ई टू द पावर एक्स प्लस सी। मतलब यही ई टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन ई टू द पावर एक्स प्लस सी ही होता है, मतलब ई टू द पावर एक्स ही होता है। ठीक है, अगर दिया हुआ है ए का पावर एक्स का इंटीग्रेशन, एक पावर एक्स डी एक्स दिया हुआ है, तो इसका इंटीग्रेशन होता है ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए, ऐसे होता है। ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए होता है। इस पर क्वेश्चंस कर लीजिए। ए टू द पावर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हमेशा ए टू द पावर एक्स बाई लॉग ए होता है, बस इसी तरह से होता है। जैसे कि इस पर आप क्वेश्चन कर लीजिए, प्लस सी होगा यहाँ पर, प्लस सी। जैसे दे दिया जाए इंटीग्रेट कीजिए 5 टू द पावर एक्स डी एक्स, ऐसा। तो क्या है, ए टू द पावर एक्स, इसको ए मानेंगे, इसको एक्स है, तो ए टू द पावर एक्स, इसको क्या हो जाएगा, ए टू द पावर एक्स ऊपर आ जाएगा, 5 का पावर एक्स बाई लॉग लिखेंगे नीचे, लॉग 5, ऐसे। अगर दे दिया जाए इंटीग्रेट कीजिए 6 टू द पावर एक्स को डी एक्स को, तो बस 6 टू द पावर एक्स बाई लॉग 6, ऐसे लिखते हैं। ठीक है, इस तरह से, मतलब किसी का पावर एक्स के फॉर्म में दिया हुआ है तो उसको इस तरह से इंटीग्रेट करते हैं। नोट कीजिए, क्या नोट कर लिए। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, 10x प्लस सी हमेशा लिखेंगे, क्योंकि इंडिफिनिट है, इंडिफिनिट में प्लस सी हमेशा लिखते हैं। कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन जैसे डिफ्रेंसिएशन में होता है, बस उसका उल्टा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स। जैसे माइनस कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स होगा, उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स होता है। उसी तरह से सेक एक्स इंटू 10x डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स इंटू 10x, सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन हो जाएगा सेक एक्स। जैसे सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x, उसी तरह से सेक एक्स इंटू 10x का इंटीग्रेशन होगा सेक एक्स। कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कॉसेक एक्स। जैसे कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, उसी तरह से कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा माइनस कॉसेक एक्स होता है, माइनस कॉसेक एक्स होता है। बस यही इतना फॉर्मूला है, इसको नोट कीजिए। उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फार्मूला और होते हैं, वो भी मैं बताऊंगा आपको, नोट कीजिए चलो इसको। फिजिक्स में इसका ज़्यादा यूज होता है, ये फार्मूला को जरूर हमेशा दिमाग में रखिएगा। अब जैसे दे दिया है आपको, अगर 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन क्या करेंगे, तो इसका हमेशा होगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये सब याद रखिएगा, स्टैंडर्ड फार्मूला है इन सब। 1/√1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर हो डी एक्स हो, तो इसका इंटीग्रेशन, ऐसा इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। इसी तरह से अगर दे दिया है
1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? इसका इंटीग्रेशन होता है tan इनवर्स एक्स प्लस सी। उसी तरह से और देख लीजिए, अगर दे दिया है 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन, अगर ऐसा ही क्वेश्चन कहीं दिया है इंटीग्रेशन में, तो इसका इंटीग्रेशन सीधे हो जाता है, याद रखिएगा, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ऐसे इन सब का फिजिक्स में ज़्यादा यूज होता है, तो इन सब को भी याद रखिएगा। 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। सी कोई कांस्टेंट वैल्यू है, अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू रहा तो सी पड़ेगा, नहीं तो नहीं पड़ेगा। तो सी यहाँ पर हमेशा दिया जाता है, मतलब इसको माना जाता है कि कोई कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन में रहे, तो इसको इंटीग्रेट करके आएगा tan इनवर्स, इसको tan इनवर्स कहेंगे, इनवर्स पावर -1 है, मतलब इनवर्स है, उल्टा है, 1/10 है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी। अगर दिया हुआ 1/x इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर -1 डी एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन इस तरह से सेक इनवर्स एक्स प्लस सी होता है। तो ये नोट कर लीजिए, हो गया, नोट कर लिए। ओके, अब अगर किसी में लिमिट दिया हुआ है तो क्या करते हैं, कैसे लिमिट वाला को करते हैं, जो देखिए, अगर दे दिया है इंटीग्रल x टू द पावर 6 x टू द पावर 3 dx, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका लिमिट क्या दिया है, इसका लिमिट दे दिया है 0 से लेकर 3 तक, 0 से लेकर 3 तक, ये लिमिट कहलाया, ये लिमिट दे दिया कि 0 से लेकर 3 तक तुम्हें इंटीग्रेट करना है। तो 0 से लेकर 3 तक इंटीग्रेट कैसे करेंगे, इसका पहले इंटीग्रेशन कर लेंगे, क्या हो जाएगा 3 + 1/3 + 1 क्या हो जाएगा x² 4/4। इसको लिखेंगे 0 से लेकर 3 तक। इसको करेंगे कैसे, तो इसको क्या करते हैं, पहले 3 को x के जगह पर पुट करते हैं। तो x के जगह पर जब 3 को पुट करेंगे तो 3 का पावर 4/4, फिर माइनस करते हैं साइन, फिर माइनस साइन करते हैं, यहाँ पर करते हैं 3 का पावर 0 रखते हैं, अब 0 का पावर 4/4 ऐसे। तो लिमिट दिया हुआ है अगर, तो पहले इंटीग्रेट कर लेंगे, इंटीग्रेट करके नीचे 0 ऊपर 3 लिख देंगे। उसके बाद पहले 3 को रखेंगे, x के जगह पर पहले 3 को रखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर उसके बाद 0 को रखेंगे x के जगह पर, फिर यानी कि पहले x के जगह पर ऊपर वाला रखेंगे, फिर माइनस करेंगे, फिर नीचे रखेंगे, नीचे वाला फिर रखेंगे x के जगह पर। तो 3 का पावर 4 कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा इतना ना, 4, ये हो जाएगा आपका आंसर, इतना आंसर हो जाएगा आपका इसका 27 इंटू इसका 3 का पावर, जब 4 बार 3 को गुना कीजिएगा, 3 × 3 × 3, तो क्या आएगा, इतना 3 × 3 = 9, 10 × 10 = 81, इतना आएगा, ठीक है। तो इतना हो गया आपका आंसर। इसका आंसर देखिए, इसको करते हैं x के जगह पर पहले 3 रखेंगे, तो 3 का क्यूब बाई 3, फिर माइनस करेंगे, फिर रखेंगे 2 का क्यूब बाई 3, ऐसे ऐसे रखते हैं हमेशा। लिमिट वाला रखते हैं, पहले ऊपर वाला को रखते हैं, फिर माइनस करते हैं, फिर नीचे वाला को रखते हैं। कितना हो जाएगा, इसको जरा सॉल्व कीजिएगा, तो 27/3 माइनस 8/3 ये आ जाएगा। इसको कीजिएगा तो यहाँ से काट दीजिए, इसको बाद में काट जाएगा तो क्या आएगा, 9 - 8/3, ये टोटल कितना आ गया 19/3। ये आपका आंसर, इस तरह से निकाल लीजिएगा। पहले लिमिट दिया हुआ है अगर, तो पहले डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेट कर लीजिएगा, और इंटीग्रेट करने के बाद ऊपर वाला को x के जगह पर रखिएगा, फिर माइनस दीजिएगा, फिर नीचे वाला को x के जगह पर रखिएगा, फिर माइनस कीजिएगा, और इसको सॉल्व कर दीजिएगा। जो भी आंसर आएगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। उसी तरह से देखिए, इसमें मैंने किया है, पहले 3 रखा,
तो 27/3 आया। फिर 2 रखा तो 8/3 आया। इसको करेंगे तो 9 बार में ये डिवाइड हो जाएगा, तो 9 आ गया, 9 - 8/3। इसको करेंगे तो 19/3 हो जाएगा। 9 × 27 - 8 19/3 हो जाएगा ना। तो इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब देखते हैं कि इसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन दे दिया जाए तो इसको कैसे करते हैं, नोट कीजिएगा। इंटीग्रेशन जो है बहुत ही लंबा टॉपिक है। 12th क्लास में मैथ में इसको 3-4 चैप्टर में पढ़ते हैं, तो उतना हम लोग पढ़ने नहीं जाएंगे इंटीग्रेशन में। जितना हमें फिजिक्स में ज़रूरी होता है उतना हम लोग पढ़ेंगे, जितना कॉन्सेप्ट का ज़रूरी होता है फिजिक्स में उतना कॉन्सेप्ट हम लोग करेंगे। देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, तो जैसे देखिए ऐसे दे दिया जाए 5x³ + 4x² - 3x³ + 1/√x। +√x ऐसा दे दिया लंबा सा आपको इंटीग्रेशन। तो इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन सब आ रहा है। कैसे करेंगे इसको कैसे करते हैं कि पहले 5 को जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकालिए, फिर x ये पूरा दे दिया ऐसे dx, तो इसको x³ dx कीजिए, प्लस फिर इसको 4 को बाहर निकालिए, फिर इंटीग्रेट कीजिए x² dx। फिर उसी तरह से माइनस है तो माइनस, 3 को बाहर निकालेंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे x dx। फिर प्लस है तो प्लस, फिर इंटीग्रेट करेंगे √x को लिख सकते हैं 1√x⁴ dx। इस तरह से पहले इस तरह से इसको सब निकाल लीजिए आराम से। 5 को बाहर निकालिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। 4 को बाहर निकालिए, इसका इंटीग्रेशन कीजिए। 3 को बाहर माइनस है तो माइनस दीजिए, 3 को बाहर निकालिए, x का इंटीग्रेशन कीजिए। और फिर प्लस है तो प्लस, इसमें यहाँ पर कुछ नहीं है तो प्लस इंटीग्रेट करेंगे x⁴, रूट है मतलब पावर हाफ है, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे इसको नोट कीजिए पहले जरूर। अब देखिए कैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, 5 × 3 पावर 4/4 होगा कि नहीं। ये 3 है, 3 का +1 होगा, 3 + 1/3 + 1 तब 4 x⁴/4 प्लस है तो प्लस देंगे 4 × x⁴3/3 लिख सकते हैं इसको। x² +1 होगा तो x³ होगा /3 2 + 1। इसको तो आप डायरेक्ट आप लिख सकते हैं x² प्लस यहाँ देखिए पावर हाफ है तो x का पावर हाफ + 1 बाई पावर हाफ + 1 तो कितना आएगा, x का पावर 2/3 3/2 पावर। ऐसा होगा कि नहीं, ऐसा होगा कि नहीं, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं 5x⁴/4 प्लस 4x³ माइनस 3x² प्लस 2/3/2/3 ऐसे। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से इंटीग्रेट किया जाता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन इस तरह से किया जाता है, सिंपल, बस और कुछ नहीं। कैसा भी इक्वेशन हो, कैसा भी एडिशन सब्ट्रैक्शन हो, इसको इस तरह से कर सकते हैं आप लोग। नोट कीजिए जल्दी, हो गया। अब मान दिया जाए 3 sin x + 4 cos x - 3 sec² x ऐसा दे दिया जाए, सिंपल है। इसको क्या करना है, 3 को बाहर निकालेंगे, sin x dx का इंटीग्रेशन प्लस 4 को बाहर निकालेंगे, cos x dx का इंटीग्रेशन -3 को बाहर निकालेंगे, sec² x dx का इंटीग्रेशन। ऐसे करेंगे। अब निकालिए जल्दी जल्दी।
3 इंटू साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन, साइन एक्स डी एक्स का डी एक्स है ना, साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन डी एक्स का माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स, प्लस है तो प्लस देंगे, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा तो 4 इंटू साइन एक्स, माइनस है तो माइनस देंगे, 3 इंटू सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, तो ऐसे इंटीग्रेट किया जाता है, प्लस माइनस हो इंटीग्रेशन। अब मल्टीप्लिकेशन में इसका अलग रूल है, डिफ्रेंशिएशन से थोड़ा अलग रूल है मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में। हो गया, नोट कर लीजिए। अब देखिए, अगर दिया गया है u v dx, इसको इंटीग्रेट कीजिए, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन जैसा दिया हुआ है, ये u v मल्टीप्लिकेशन जैसा दिया हुआ है, तो इसको क्या करते हैं, देखिए इसको ऐसे करते हैं, u को बाहर करते हैं और इंटीग्रेट करते हैं v को, फिर माइनस का साइन देते हैं, फिर इंटीग्रेशन करते हैं। इंटीग्रेशन में पहले क्या करेंगे, पहले u, इस u को डिफ्रेंशिएट करेंगे। अब यहाँ पर u को डिफ्रेंशिएट पहले करेंगे x के टर्म्स में, पहले u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसके बाद फिर इंटीग्रेट करेंगे इसको v को dx, ये कहलाता है इस तरह से। तो ये फॉर्मूला याद रखिए मल्टीप्लिकेशन का, ये बोला कि इंटीग्रेशन u v dx इंटीग्रेशन है, तो पहले u को बाहर निकालेंगे, v dx को इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस देंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन का साइन देंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे u को, इस u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, u को डिफ्रेंशिएट करने के बाद इसको v के इंटीग्रेशन से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर ओवरऑल पूरा को इंटीग्रेट कर देंगे। ये रूल होता है करने का। जैसे कि देखिए, अगर दे दिया x साइन x dx, ऐसा दे दिया है, तो इसको इसी पर x इंटू साइन एक्स डी एक्स है इंटीग्रेशन में, तो इसको इसी तरह से लिख सकते हैं। क्या करेंगे, x को बाहर निकालेंगे, इंटीग्रेट करेंगे साइन x dx, फिर माइनस का साइन देंगे, फिर इंटीग्रेट करेंगे, फिर माइनस का साइन देंगे और फिर इंटीग्रेट करेंगे किसको, u को, इसको इंटीग्रेट करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो x dx इंटू इंटीग्रेशन साइन एक्स dx, इस पूरे का dx, ऐसे कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ये x तो बाहर रह ही जाएगा, ये x तो बाहर ही रह जाएगा यहाँ पर, इसको तो देखिए ये तो x ही रह जाएगा, ये x रह जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस इधर दे देंगे कॉस एक्स, उसके बाद dx बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, dx बाई एक्स है तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 1 होगा, dx बाई एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, तो 1 और 1 इंटू इतना, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रह जाएगा। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस कॉस एक्स देंगे, माइनस कॉस एक्स देंगे। उसके बाद यहाँ इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेशन भी यहाँ देंगे। जैसे कि देखिए साइन एक्स, एक्स तो ये रह जाएगा, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस इसे मल्टीप्लाई तो माइनस एक्स साइन माइनस एक्स कॉस एक्स हो जाएगा। उसके बाद ये माइनस है तो माइनस देंगे, ये माइनस है तो माइनस देंगे। एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन dx बाई डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 हो, डिफ्रेंशिएशन 1 होगा, तो 1 इंटू इस इंटीग्रेशन में मल्टीप्लाई होगा तो इतना ही रह जाएगा। और साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स होगा, माइनस कॉस एक्स होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होगा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर पहले से माइनस है, फिर इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है, इस तरह से है ना dx, इस तरह से दिया हुआ है कि नहीं। यहाँ पर देखिए ये साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और माइनस कॉस एक्स, और
वन है तो वन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस कॉस एक्स आ जाएगा, और माइनस ये है अंदर माइनस कॉस एक्स है, इसका इंटीग्रेशन क्या हुआ है, तो ये तो है, इसका इंटीग्रेशन क्या माइनस कॉस एक्स, तब इसका जब इंटीग्रेशन होगा तो क्या होगा माइनस एक्स माइनस कॉस एक्स, माइनस बाहर आएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। तो इस तरह से लिख सकते हैं इसको, साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स, ये हो गया इंटीग्रेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला इंटीग्रेशन हो गया, नोट कर लीजिए। अब देखिए, अगर आपको दे दिया जाए e⁻x का इंटीग्रेशन, x e⁻x का आप इंटीग्रेशन निकालिए, तो कैसे निकालिएगा, इसमें एक को u मानेंगे एक को v मानेंगे, हमें पता नहीं है किसको u मानेंगे किसको v मानेंगे, आखिर कौन है इसमें u मानेंगे और किसको v मानेंगे, ये तो पता करना होगा ना। इसको पता करने के लिए एक रूल यूज करते हैं, ऐसे देख लीजिए। पहले जो होता है, सबसे पहले अगर रहे इनवर्स, अगर किसी में इन्वर्स रहे, मतलब साइन इन्वर्स वन कॉस इन्वर्स वन, साइन इन्वर्स कॉस इन्वर्स टेन इन्वर्स, कुछ इन्वर्स रहे तो इन्वर्स वाला को हम u मानेंगे पहले, इन्वर्स वाला को u पहले मानेंगे। उसके बाद लॉगरिथम वाला अगर रहे, लॉगरिथम वाला रहे तो उसको u मानेंगे। अगर ये दोनों रहेगा तो सबसे पहले u इसको मानेंगे, अगर e रहेगा इसके e नहीं रहेगा तो u हम लॉग को मानेंगे। उसके बाद अलजेब्रा रहे तो अलजेब्रा रहे, अलजेब्रा मतलब x रूट एक्स एक्स स्क्वायर 5x ऐसा कुछ रहे तो इसको u मानेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक कोई फंक्शन रहे, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स कॉट एक्स इस तरह से, तो उसको पहले लेंगे। उसके बाद एक्सपोनेंशियल कोई रहे, अगर कोई एक्सपोनेंशियल रहे तो उसको लेंगे। उसके बाद मतलब इसमें से अगर सभी रहे तो सबसे पहले u किसको मानेंगे, सबसे पहले इसको मानेंगे u। अगर इसको छोड़कर बाकी सब रहे तो उसके बाद सबसे पहले इसको u मानेंगे, लॉग वाला को u मानेंगे। फिर अगर इन तीनों में से कोई रहे तो उस सबसे पहले हम अलजेब्रा वाला को u मानेंगे। अगर ये दोनों में से ट्रिग्नोमेट्रिक और एक्सपोनेंशियल में से कोई एक रहे, दोनों रहे, तो केवल हम पहले ट्रिग्नोमेट्रिक वाला को u मानेंगे और उसको भी मान लेंगे, और तब एक्सपोनेंशियल सिर्फ रहे उसके बाद और कुछ रहे तो एक्सपोनेंशियल को हम u मानेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये अलजेब्रा है, अलजेब्रा पहले आ रहा है एक्सपोनेंशियल से, ये पावर में मतलब एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंशियल से पहले अलजेब्रा आ रहा है, तो अलजेब्रा वाला पहले तो इसको u मानेंगे, इसको मान लेंगे u, इसको मान लेंगे v। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे इसको, देखिए x को बाहर निकाल देंगे, x हमेशा यहाँ बाहर निकल जाता है, और e⁻x dx का इंटीग्रेशन होगा, फिर माइनस देंगे, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x को डिफ्रेंशिएट करेंगे x dx, उसके बाद फिर इंटीग्रेट करेंगे किसको, इंटीग्रेट करेंगे किसको, v को, मतलब e⁻x dx को इंटीग्रेट करेंगे ऐसे dx, यही तो करते हैं। अब कीजिए इसका क्या आ जाएगा, ये तो x हो जाएगा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही रह जाएगा, माइनस है तो माइनस देंगे, dx/x का इंटीग्रेशन 1 होगा, dx/x का इंटीग्रेशन हमेशा 1 होगा, और 1 इंटू इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही होगा, तो e⁻x ही रह जाएगा। तो इस तरह से लिख सकते हैं x log x, e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x ही रह जाता है, और प्लस c यहाँ पर नोट होगा, c हमेशा इनडिफिनिट में c हमेशा लिखते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं। हो गया, नोट कर लीजिए। अगर आपको दे दिया जाए
log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा। log x का डिफ्रेंसिएशन दे दिया जाए तो क्या होगा, इसको कैसे करेंगे। इसमें क्या मानते हैं, इसको ऐसे मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं 1 log, ऐसे मानते हैं इसको, ठीक है। 1 क्या है, अब ये दोनों में देखिए 1 से मल्टीप्लाई में है log 1 क्या है, 1 क्या है, एक तरह का अलजेब्रा ही है, 1 एक तरह का अलजेब्रा ही तो है, और ये log है, तो log पहले बाहर आता है, पहले log बाहर आता है और अलजेब्रा का इंटीग्रेशन होता है इसके रूप अनुसार। इसमें 1 मान ले, 1 भी हो जाएगा, 1 हो जाएगा भी, और log हो जाएगा u, तो log बाहर आएगा, 1 dx, फिर माइनस देंगे, फिर इंटीग्रेशन देंगे, फिर उसी तरह से इंटीग्रेशन देंगे, इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, 1 का डिफ्रेंसिएशन, ये log का डिफ्रेंसिएशन करेंगे ना, log डिफ्रेंसिएशन करेंगे, और फिर v का यानी कि 1 का 1 dx का इंटीग्रेशन करेंगे, इस तरह से हो गया। इस तरह से इंटीग्रेट करेंगे। अब देखिए कैसे इसको करेंगे, ऊपर वाला नोट कर लीजिए, इसको हटा दो। log है, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, x होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको लिखा जा सकता है x log e x, ऐसे log बेस ई x ऐसे लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन x होगा, dx का इंटीग्रेशन x होता है तो इसका इंटीग्रेशन x होगा, तो x log x बेस ई लिख सकते हैं इसको। उसके बाद इसका log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, log x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, 1/x होता है, पहले ही आप पढ़ चुके हैं। log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x होगा, तो यहाँ पर देंगे ऐसे माइनस log x का डिफ्रेंसिएशन 1/x, और dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, x ही होगा, तो ये x ही रह जाएगा, dx ही रह जाएगा। अब इसको करेंगे कैसे, log x log x, इसका इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन 1/x होगा, इस dx का इंटीग्रेशन जो है, dx का इंटीग्रेशन क्या होगा, dx का इंटीग्रेशन x ही रह जाएगा, dx का इंटीग्रेशन x ही होगा, और फिर इसका dx, ठीक है। अब ये से ये चला जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, माइनस dx इंटू 1, यानी dx का इंटीग्रेशन x ही रह जाएगा, तो x हो जाएगा इस तरह से। तो इसका ये हो गया आंसर, यानी कि log x का इंटीग्रेशन होगा x log x माइनस x, ठीक है, इस तरह से। तो इंटीग्रेशन में बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा सकता है, क्योंकि 12th क्लास के मैथ में इसका 3-4 चैप्टर पढ़ना होता है इंटीग्रेशन का, तो उतना हम लोग घुसेंगे नहीं मैथमेटिक्स में, इतना हम लोग को ज़रूरी था फिजिक्स के लिए, इतना हम लोग पढ़ चुके हैं। बस अब आप जाकर घर पर इसको इन सब का क्वेश्चंस रिवाइज कीजिएगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस कीजिएगा, और ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। फिर आगे जैसे जैसे चैप्टर पढ़ेंगे उसमें अगर कहीं कहीं पर आएगा इंटीग्रेशन, कुछ अलग सा इंटीग्रेशन करना, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे बढ़िया से कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है उस इक्वेशन का। अभी इतना इंटीग्रेशन का रूल समझ गए, बस इतना काफ़ी है आपके लिए, फिजिक्स को समझने के लिए इतना इंटीग्रेशन काफ़ी है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। अगर कुछ वीडियो आप इस वीडियो से अगर आप कुछ सीखे हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, उनको भी एडवाइस कीजिएगा वीडियो को देखने के लिए, ताकि वो भी कुछ सीख सकें इस वीडियो से। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। घर जाकर आप सारा इन सब क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कीजिएगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन वाला जो मैं बताया आपको रूल, उसको प्रैक्टिस कीजिएगा। डिवीजन जैसा इसमें कुछ रूल नहीं होता है, डिवीजन जैसा कुछ रूल इसमें नहीं होता है, इसमें केवल मल्टीप्लिकेशन तक होता है, डिवीजन में अलग से रूल लगता है, वो सब उतना पढ़ना नहीं है फिजिक्स के लिए, ठीक है।
तो पढ़ते रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद,